युद्ध हो या धर्म, राजनीति हो या संस्कृति, प्रकृति हो या विकास, जब कैनवास पर वह उकेरा जाता है तो कई संभावनाएं, कई व्यवस्थाएं उसमें से निखर करके सामने आती है और खुलती है। हमारे झारखंड के ही एक ख्यातिलब्ध चित्रकार हैं प्रवीण कर्मकार जी। प्रवीण जी हम लोगों के बीच हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रवीण जी की चित्रकारी देश ही नहीं विदेश तक में प्रचलित है और विख्यात है। हम आज इस व्यक्तित्व को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हैं। कई संभावनाओं पर हम विचार करेंगे, कई संभावनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय चित्रकारी के इतिहास पर प्रवीण जी से जानना चाहेंगे कि भारत की जो चित्रकला है इसकी क्या विशेषता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है बहुत पुराना है। अगर आप हमारे मंदिरों में भी देखें तो आपको वहीं से पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे चित्रकारी या फिर भास्कर्य शैली का कितना ज़्यादा महत्व रहा है। क्योंकि और हमारी चित्रकारी जो है हमारे हर सामाजिक त्योहारों के साथ जुड़ा हुआ है, सामाजिक व्यवहारों के साथ जुड़ा हुआ रहा। और ये अगर आप देखना चाहें तो हमारे ख़ुद के झारखंड में भी अगर आप सोहराई देखें तो वो एक सामाजिक त्यौहार का हिस्सा है, एक सामाजिक जीवन का हिस्सा है। अगर आप जादू पटिया देखें तो वो भी हमारे यहाँ के सामाजिक जीवन को दर्शाता है। और उसी से प्रेरित होकर ये चित्रकला पारंपरिक रूप से विकसित हुई। तो भारतीय चित्रकला की खासियत यही है कि ये हमारी दिनचर्या या हमारे व्यवहार या हमारे जो कार्यशैली है उसके आधारित या लोक कथाएँ जो हमारी रही है उसके आधारित होकर पारंपरिक तरीके से और पारंपरिक रंग कहें या फिर औजार कहें, उसी से ये चित्रकला विकसित हुई है। इस दृष्टि से हमारी जो चित्रकारी है वो विश्व की चित्रकारी, जो अन्य देशों की चित्रकारी है, उससे थोड़ा भिन्न है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाश्चात्य में क्या था कि पाश्चात्य का कल्चर हमारे कल्चर से थोड़ा अलग भिन्न है। बिल्कुल। और वो वहाँ पे जो चित्रशैली थी वो रियलिज्म पे आधारित थी कि जैसा होता है वैसा ही करना है, फ़ोटो रियलिज्म। क्योंकि वो कैमरा उस वक्त तो था नहीं। और हमारे यहाँ पे जो चित्रकारिता थी वो क्लासिकल बेस पे आधारित थी। जो पश्चिम की चित्रकारी है वो एज लाइक फोटोग्राफी, क्योंकि वो कैमरा को रिप्रेजेंट करते थे। उस वक्त कैमरा नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ के लेकिन हम वो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ और इस पे बहुत बड़े बड़े मास्टर्स आए वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे जो चित्रकारी हुई वो विकसित हुई हमारे क्लासिकल तरीके से, हमारे क्लासिकल संगीत से इंस्पायर होके, हमारे क्लासिकल डांस से इंस्पायर होके, हमारे लोक कथाओं पे इंस्पायर होके। बाद में हमारे जो चित्रकारी है ये हमारी पौराणिक और हमारे धार्मिक आस्थाओं के ऊपर भी बनी, लेकिन तरीका नहीं बदला, तरीका वो क्लासिकल ही रहा। प्रवीण जी, जो पूर्व की चित्रकारी थी हमारे देश में, अभी आधुनिक जो चित्रकारियाँ हो रही है वो दोनों थोड़ा भिन्न है। नए प्रयोग हम पश्चिम से भी कुछ लिए, कुछ पूरब से भी हमारा रहा है, परंपरा और प्रयोग। दोनों में क्या फ़र्क है या क्या अंतर है या क्या प्रयोग कर रहे हैं हम लोग नया? देखिए, कंटेम्प्रेरी की अगर बात करें जो अभी हम करते हैं समसामयिक जो चित्रकला है और पहले जो हमारी पारंपरिक चित्रकलाएँ थी, दोनों का अपना अलग एक अस्तित्व हमेशा से है और रहेगा। और शुरू से ही, आज से नहीं, बहुत पहले से इसके बीचों में फ्यूज़न हुए हैं। मतलब पारंपरिक चित्रकला को कंटेम्प्रेरी बेस में लाके इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। अगर हम हमारे भारतीय चित्रकला में अगर नाम ले तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर से लेके नंदलाल बोस से लेके इन्होंने पारंपरिक चित्र शैली को कंटेम्प्रेरी फॉर्म में डाला।
फिर उनका एक घराना बन गया। और अभी के दौर में जो है, अभी देखिए, अभी के दौर में इंसान को इंसान से कंपटीशन नहीं है, इंसान को मशीन से कंपटीशन है। कैमरा डिजिटलाइज रोज़ बरोज़ और तरक्की कर रहा है, लेकिन इसको compete करने के लिए इंसान जो है वो ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि जो कैमरा नहीं कर पाए, जो सॉफ्टवेयर नहीं कर पाए, उससे आगे की सोच रहे हैं। माने आधुनिक चित्रकारी का मतलब है कि इंसान से नहीं, मशीन से आपको प्रतिस्पर्धा है। जो मशीन हम नहीं तैयार किया, इंसान नहीं तैयार किया, और उसकी कैपेबिलिटी बहुत है, उससे आप प्रोडक्शन जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक एस्थेटिक जो होता है, जो अंदर दिल की अंदर की बात होती है, एस्थेटिक सेंस, वो मशीन आपको नहीं दे सकता। वो तो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा। वो वहाँ पे शायद इंसान मशीन के ऊपर हावी होता है, और उसमें मशीन को भी इंसान की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें। तो ये मामला जो है चित्रकला के साथ मुझे लगता है हमेशा रहेगा। मशीन के साथ तो हमेशा हर समय कंपटीशन रहा है इंसान का, और चित्रकला में आज के दौर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में रोज़गार है उस क्षेत्र में अब वो डिजिटलाइज ज़्यादा हो रहे हैं। तो डिजिटलाइज ज़्यादा होने की वजह से इंसान को, हर आर्टिस्ट को अब उधर झुकना पड़ रहा है। जी। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको रोज़गार भी करना है। लेकिन जो पारंपरिक चित्रकला है, जो एस्थेटिक है, प्योर एस्थेटिक है, वो आज भी आपको ब्रश में और कैनवस पे ही दिखता है। बिल्कुल। अब प्रवीण जी, एक जो सामने जो अभी है दौर जो चल रहा है, जैसे आपने कहा कि मशीनी दुनिया और जो आदमी की दुनिया और मशीन के साथ आदमी का जो संघर्ष चल रहा है, उस दौर में इस चित्रकारी में जो रोजगार की संभावनाएं हैं, स्वाभाविक रूप से कोई भी एक चित्रकार होगा, उसको रोजी रोटी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या इस क्षेत्र में रोजगार की भी संभावनाएं हैं कि ऐसे लोग स्वांतः सुखाए करते हैं? नहीं, देखिए, पहले जानकारी का अभाव था, या जानकारी का अभाव था, या यूं कहें कि आपको इंस्पायर करने के लिए आपके आसपास वैसे लोग नहीं थे। अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, तो आप अपने, जब आप जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हम पले बढ़े, तो वहाँ आसपास में हमें इंस्पायर करने के लिए कौन थे? या तो कोई स्कूल का टीचर होगा, बिल्कुल। कोई बैंकर्स होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई डॉक्टर होगा। तो हमारे पेरेंट्स को यही लगता था कि यही प्रोफेशन होता है, और प्रोफेशन नहीं होता है। और चित्रकला को हमेशा एक दूसरे दर्जे का शौक के तौर पे देखा गया, चाहे आप संगीत में हो या फिर चित्रकला में हो। पर चित्रकला शुरू से ही इतनी ज़रूरत थी। देखिए, राजा रवि वर्मा की अगर बात हम लोग करते, जिस वक्त मंदिरों में नीची जातियों को, लोगों को प्रवेश नहीं था जी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि भगवान होते कैसे। तो राजा रवि वर्मा ने जब भगवान की पेंटिंग बनाई, चित्रकारी शुरू की, और उसे प्रिंट मीडियम में लाया, तो वो घरों घरों तक पहुंच गया, क्योंकि रोजगार तो वहाँ से शुरू हो गया, अगर आप ऐसे समझें। फिर अभी के ज़माने में इसकी इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पेन से लेके, आपके घड़ी से लेके, आपके बटन से लेके, आपके हर एक चीज़ में आपको आर्ट वर्क चाहिए। और उस आर्ट वर्क, क्योंकि इंसान हर मामले में खूबसूरत दिखना चाहता है या खूबसूरती के बीच में रहना चाहता है। तो खूबसूरती कहाँ से मिलेगी? तो खूबसूरती कहीं ना कहीं से तो कोई इंसान डिज़ाइन करेगा, फिर वो मशीन में उसकी तैयारी होगी। तो मशीन में फिनिशिंग करेगा वो। मशीन क्या होता है? प्रोडक्शन के लिए होता है। देखो, जो प्रोडक्शन दो तरह से होते हैं। एक तो आप हाथ से बनाते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन मात्रा कम होती है। जब उसको बहुत बड़े मात्रा में करने होते तो वो मशीनिंग में आ जाता है। अच्छा प्रवीण जी, एक और आपका जो मैं देख रहा था गूगल वगैरह, जो जहाँ कहीं भी फिर परिचय में देखा, तो झारखंड से ही आप हैं जुड़े हुए, और आपने प्रधानमंत्री जी का भी जो चित्र बनाया है और उनको गिफ्ट भी किया है। आपकी जो व्यक्तिगत एक्सपर्टीज़ है वो क्या है? देखिए, मैं झारखंड से हूँ, और मैं एक मामूली से सरकारी स्कूल में पला बड़ा, वहीं से पढ़ा।
तो मेरे जो दोस्त थे बहुत ट्राइबल्स भी थे। तो ट्राइबल्स पीपल एंड ट्राइबल्स कल्चर जो हमारे आप भी जानते हैं अच्छे से कि बहुत ही सादगी भरा है और बहुत ही कलरफुल है। बिल्कुल तो है, बहुत ज़्यादा कलरफुल। हाँ बिल्कुल है। और सादगी इस मामले है कि जैसे कि आप माने कि अगर आपको अपना त्यौहार मनाना है तो आपको सोचना पड़ता है, ये ख़रीदना है, कपड़े ख़रीदने हैं, गहने ख़रीदने हैं, बहुत। आज भी आप देखें ट्राइबल्स को, वो कान में एक फूल डाल के या धान का शीश डाल के उसका पूरा फेस्टिवल हो जाता है, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो कितनी सादगी है। साथ में उसके त्यौहार में जो कलर है, उनके जो पारंपरिक कलर है और जो मौज मस्ती है और रिदम है, तो वो मुझे शुरू से इंस्पायर करता था। तो जब मैं सीरियसली आर्ट करना शुरू किया तो मुझे लैंडस्केप मतलब हमारे झारखंड में लैंडस्केप भी बहुत है ही, बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लोग बड़े अट्रैक्ट करते थे। कलरफुल लोग उनके पारंपरिक तरीके, उनके डांस करते हुए वो बॉडी का रिदम, ये सब मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। तो मैंने फिर झूमर डांस पे काम करना शुरू किया। तो 2011 में मुझे उसमें नेशनल अवार्ड मिला, झूमर डांस की पेंटिंग थी वो। फिर ये पेंटिंग्स मुझे इटली में मुझे जो अवार्ड मिला वो भी झूमर डांस पे ही मैंने किया था। तो मुझे इस पे झूमर डांस पे मुझे ख्याति मिलने लगी। और हमारे पिछली सरकार में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, 2 बार आए थे शायद रांची में, तो दोनों बार मुझे एनडीसी के तरफ से उनके लिए पेंटिंग बनाने को कहा गया था। तो एक पेंटिंग जो मैंने पहली बार बनाई थी तो उनको गिफ्ट किया, बहुत पसंद भी आया था। और वो काफ़ी अच्छे दामों में ऑक्शन, जैसा कि पता है उनके सारे गिफ्ट आइटम उनको वो ऑक्शन करते हैं, बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी कीमत पे ऑक्शन हुई और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उनका सारा पैसा जाता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट रहा। मैं उनसे मिल नहीं पाया अच्छी अलग बात है, लेकिन हाँ उनके आपकी लिए पेंटिंग वहाँ तक, मेरी पेंटिंग वहाँ पे। हाँ, तो जब कभी भी वो मतलब इतिहास बन गया ना। जी जी। अच्छा, एक चीज़ प्रवीण जी मैं जो देख रहा था कि आपकी पेंटिंग की जो खासियत है कि झारखंड में जनजातियों पर या जंगल पर या जानवरों पर पहले भी बहुत सारे पेंटिंग, बट उस पेंटिंग में और आपकी पेंटिंग में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपकी पेंटिंग काफ़ी सकारात्मक, कलरफुल लगता है। और वो जो पुरानी पेंटिंग है उसमें लगता है कहीं ना कहीं एक नग्नता हो और इस प्रकार की। तो आपका जो मतलब सकारात्मकता है, ये कहाँ से आप ग्रहण किया आपने? क्योंकि हमने एक ही है, मैंने जो देखा है एकमात्र आप ही एक ऐसे पेंटर हैं जो इस प्रकार की मतलब सकारात्मक प्रस्तुति जो आपने दी है, ये आपके मन में कहाँ से? देखिए, ये ह्यूमन बीइंग्स ही शायद मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते थे, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो नारियल पानी बेचने वाला हो। धूप में खड़े होके वो नारियल पानी बेचता है, उसके कपड़े गंदे हैं। तो मैं उसके जब स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे उसकी जीवन का जो बाकी चीज़ जो पता नहीं है किसी को, उनके कष्ट, उनका स्ट्रगल सब नज़र में आता है। हाँ। तो ये एक हो गया, उसके चेहरे में, उसके पहनावा में, उसके हाथों के नसों में वो दिख जाता है। हाँ, वही मैं तो ये इस पर भी मैंने काम शुरू किया। फिर मैंने हमारे यहाँ पे जो मोटिया मजदूर होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, इन पे भी मैंने काम करना शुरू किया। हमारे कोल माइंस में जो मजदूर है उन पे भी मैंने बहुत सारे काम किए। पर जब मैं वो काम में कहीं ना कहीं एक दुख या नेगेटिव होता था। हाँ, पक्ष तो है, हाँ ठीक है, उसमें होता था। तो मुझे लगा कि लोग किसी का दुख क्यों खरीदेंगे, क्योंकि मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे पेंटिंग बेचनी है। तो लोग एक दूसरे का दुख को क्यों खरीदेंगे, उसके खुशी के पल को खरीदेंगे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मुझे झारखंड के जो ट्राइबल्स के जो कल्चर है, इनके जो डांस फॉर्म है, अगर मैं इस पे काम करूं तो क्योंकि बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जो इनके डेली लाइफ पे पेंटिंग की है। वो निगेटिविटी काफ़ी दिखाते हैं, उसमें उनकी गरीबी, हाँ, तो ये सब ज़्यादा दिखा है।
लेकिन मैंने फिर वो झूमर डांस को चुना और उस पे मैं अब तक मुझे लगता है मैंने 50 पेंटिंग बनाई हैं और मेरे पास शायद ही कोई बचा हुआ हो। अच्छा प्रवीण जी, गांव में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं, बच्चे होते हैं जो पेंटिंग्स कुछ कर रहे हैं, मिट्टी पर कर रहे हैं, सीखने की इच्छा होती है। तो ऐसी कोई भारत सरकार की या राज्य सरकार की संस्था है कि ऐसे बच्चों को ला करके उठा करके उसको सिखाए, उसको पढ़ाए, ऐसा कोई योजना है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि इस पे पहल बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी। आज स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है जी। तो स्किल डेवलपमेंट, आर्ट एक बहुत बड़ा स्किल है, बिल्कुल है, और एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हमको लगता है अभी अगर 4 बड़े इंडस्ट्रीज़ में नाम ले तो आर्ट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बिल्कुल उसमें चौथे नंबर पे वो भी आएगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर एक चीज़, आपका ये फर्नीचर्स के लेके मेरे ये चेयर तक सब आर्ट है। अब बिना एक आर्टिस्ट के वो संभव नहीं है। बिल्कुल, वो चाहिए, आपको डिज़ाइनर चाहिए। तो झारखंड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड में क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि झारखंड का नेचर बहुत अच्छा है और साथ साथ यहाँ का टूरिज़्म। लेकिन मुश्किल क्या है कि टूरिज़्म को डेवलप सिंगल तौर पे अगर आप करेंगे सिर्फ टूरिज़्म, तो टूरिज़्म डेवलप नहीं होगा। टूरिज़्म को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको आर्ट को साथ में लेके चलना होगा और ये एक बहुत बड़ा रोज़गार का साधन बनेगा अगर ऐसा करें। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर दशम फॉल्स गए हैं या जोना गए हैं तो वहाँ कुछ कलाकार होते हैं जो एक बसली और लकड़ी लेके छिल छिल के कुछ कुछ बनाते हैं। लेकिन मैं अगर कोई बाहर से आया और अगर जोना वो दशम फॉल्स जाता है तो वहाँ से क्या खरीदेंगे? वो जोना का चित्र कोई बना करके खरीदेंगे, बिल्कुल, कोई लकड़ी का फूल तो खरीदेंगे नहीं। अभी गवर्नमेंट का काम था एक क्लस्टर बना के, आर्टिस्ट की एक कम्युनिटी बना के इनको ट्रेन करने का, उन लोकल लोगों को ट्रेन करने का जिनके पास वो मेरा है कि अभी भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें आर्ट को प्रमोट किया जाता हो, पेंटिंग्स? मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की योजना है। आर्ट को प्रमोट किया जाता है, जैसे ललित कला एकेडमी है, वेस्ट जोन सोसाइटी है, उसके ज़रिए आर्टिस्टों को प्रमोट किया जाता है, जिसमें उनको बुलाया जाता है, उनको वर्कशॉप किया जाता है, उनको कुछ पेमेंट किए जाते हैं। लेकिन जो आप निचली स्तर पे आप बोल रहे कि एक स्किल डेवलपमेंट करना, अगर हम किसी गांव कस्बे में 4 बच्चे मुझे मिले जो बहुत अच्छा काम करते तो उनको कैसे हम आगे ट्रेंड करें। अच्छा। तो इसकी हमको लगता है कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, दूसरा है कि जो सीखना चाहते हैं, कला सीखना चाहते हैं, तो एक सामान्य लड़का जो है इंटर पास किया, मैट्रिक पास किया, उसको कुछ सीखना है कला में, उसके लिए कोई कॉलेज? उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अभी एक होता है पारंपरिक चित्रकला, अगर आपको सीखनी है तो उसके बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं इंडिया में, चाहे वो शांति निकेतन हो या BHU हो या MSU हो। पटना आर्ट कॉलेज भी है हमारे नज़दीक में, अगर पकड़े तो आप। झारखंड में अभी एक आर्ट डिपार्टमेंट खुला है श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में, 1 साल लगभग हो रहा है। तो ये अभी जस्ट बॉर्न बेबी है तो इसको समय लगेगा। साथ ही साथ अभी डिज़ाइनिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है, कम उसमें, और डिजिटल आर्ट का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसके अब चूँकि कॉलेजेस ज़्यादातर ऑटोनोमस है तो यहाँ पे अब क्लासेस हो रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे हो या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे हो या फिर फैशन डिज़ाइनिंग पे हो या एसेसरीज डिज़ाइनिंग पे हो। तो इसमें अब बहुत ज़्यादा जॉब भी है, बड़े बड़े कंपनियां इनको लेती है। अच्छा प्रवीण जी, एक और सवाल आपसे है कि आप तो काफ़ी बड़े चित्रकार हैं, आपके माध्यम से ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई संस्था जिसमें कुछ बच्चों को सिखाया जाता हो, ऐसा आपने कुछ शुरू किया होगा या करने वाले हैं? हाँ, मैं पिछले 6 साल से पिछले 6 साल से मैं फेब्रियानो इन एक्वारेलो का मेंबर था। तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वाटर कलर की। तो इनके साथ मैंने 6 साल काम किया। तो हमारा उसमें काम होता था कि ऑल ओवर इंडिया के रिमोट्स एरियाज़ में जाके वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने का और बड़े बड़े मास्टर्स को बुलाने का। और
वहाँ से मुझे हिडन टैलेंट जो मिलते थे जी, उनको ढूंढ के फिर उसे फेब्रियानो के प्लेटफॉर्म में इटली ले जाने की, उनके पेंटिंग को या उनको भी ले जाने की कोशिश कर। तो पिछले 6 सालों में मैंने बहुत किया। उसके बाद हम लोगों ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान सब मिलके, यानी ये सार्क कंट्री जो है मिलके। हाँ, अभी नहीं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग वाटर कलर को लेके कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अभी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया IAW, इन आर्ट वर्ल्ड नाम से, और इसके ज़रिए हम लोग हर मीडियम, चाहे वो फोटोग्राफी हो, स्कल्पचर हो, ऑयल पेंटिंग हो, एक्रेलिक हो, वाटर कलर हो, हर मीडियम के कलाकारों को जोड़ रहे हैं। और ये हमारी जो तरीका होता है, हम अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स करते हैं और वहाँ के जो लोकल टैलेंट होते हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वैसे कोई आर्टिस्ट मिलते हैं तो फिर हम उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में उसको प्रमोट करते हैं। तो आपका कोई जैसे आपसे कोई जुड़ना चाहे या आपके संगठन से कोई जुड़ना चाहे तो हाँ, कैसे जुड़ेगा वो? कोई भी हमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के ज़रिए एक मेंबरशिप, मामूली सा एक रकम देके मेंबरशिप लेना पड़ता है, और उसके बाद उसको सारी जानकारियाँ मिलती रहती कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है और इन आर्ट वर्ल्ड उसके ज़रिए क्या उनको प्रोवाइड कर रही है। जैसे कहीं भी कोई इवेंट हो रहा है तो बहुत सारे इवेंट्स इनके लिए लगभग फ्री में होते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री में होते हैं, क्योंकि आर्ट जो है आज के तारीख में एक बहुत ही महंगा आइटम, बिल्कुल है, बहुत ही महंगा, बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो पेपर समझते थे कि ये 10 रुपये के पेपर में वाटर कलर करना है, तो डिप्रेशन में जाते थे कि इस पे हो क्यों नहीं रहा है। बाद में पता चला नहीं, वो 800 का पेपर लेना पड़ेगा तो पेंटिंग होता है। तो फिर पता चला वो पेपर की कीमत 800 है, जो मुझे चाहिए। कलर्स जो मैं 50 रुपये या 200 रुपये का कलर्स लेता था, मुझे पता चला नहीं, मुझे तो अगर वो पिगमेंट चाहिए तो वो कम से कम 4000 की पिगमेंट है। तो ये अभी अगर आपको कमर्शियली उतरना है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपको compete करना है तो आपको सरफेस भी सही चुनना पड़ेगा। अब जैसे सिंपली है, आप एक शर्ट खरीदते हैं तो आप कपड़ा छू के देखेंगे, ब्रांड देखेंगे। जी बिल्कुल। तो उसी तरह पेंटिंग जो लोग खरीदते हैं वो भी देखते हैं, जो बायर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इसके कलर उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे, या इसका कैनवास या इसका पेपर सही एसिड फ्री है कि नहीं है। तो इसीलिए आज के तारीख में चित्रकला सीखना आसान है, पर उसको आपको अगर ग्लोबलाइज करना है अपने आप को तो वो महंगा है, वो कठिन है। तो हमारा एक स्कूल भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट एंड पेंटिंग, लगभग पिछले 25-30 सालों से चल रही है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पे एक क्लब है, यूनियन क्लब, 150 साल पुराना, बिल्कुल। तो उनके ज़रिए वो क्लासेस चलती है, और आप यकीन नहीं करेंगे इतने टैलेंट है यहाँ पे झारखंड में, इतना बेहतरीन टैलेंट है, सिर्फ उनको मौके की ज़रूरत है, सही गाइडेंस और सही मौके की ज़रूरत है। अगर हमारे राज्य सरकार में ऐसी सुविधाएं हो तो इनको बाहर नहीं जाना पड़े। अभी जैसा कि मैं बताया कि अभी डिपार्टमेंट खुला है और एक गैलरी है, ऑड्रे हाउस आर्ट गैलरी, जिसका अभी इस्तेमाल सही तरीके से अभी भी शुरू नहीं हो पाया। बिल्कुल। प्रवीण जी, कोई आपका नंबर हो जिससे माध्यम से लोग जुड़ सकें आपके? बिल्कुल। मेरे जो नंबर है मैं आपको साझा कर दूंगा। नहीं, आप दर्शकों को साझा कीजिए। मेरा नंबर है 7488369478। आप मुझे इस पे फ़ोन करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल हो चित्रकला को लेके, या फिर आपको जानकारी चाहिए ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड में आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सके, तो मैं हमेशा तैयार हूँ उसके लिए। प्रवीण जी, और एक सवाल आपसे है कि जो हम आर्ट के क्षेत्र में उतरते हैं तो सबसे पहले एक हेजिटेशन होता है, और झारखंड में जो अपने जनजातीय और गरीब प्रांत है तो इसमें और बच्चों को होता है। तो इसको दूर करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था हो या कौन सी बात हो या क्या किया जा सकता है
देखिए, अगर आपको बड़े लेवल पे झारखंड के टैलेंट्स को ऊपर लेके जाना है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या म्यूज़िक में हो, आर्ट में हो, उसमें आपको सरकारी तंत्र का ज़रूरत चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आप उसको आगे ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो रिमोट एरिया में, जो हमारे पंचायत एरिया में या फिर एकदम ग्रामीण इलाकों में हमें रिसर्च के तौर पे चलाना चाहिए। चलिए, यहाँ पे हमें रिसर्च के तौर पर चलाना चाहिए। हम कुछ संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या संदेश देंगे आप? आर्ट के बिना ज़िंदगी हमारी अधूरी है और संपूर्ण नहीं हो सकता। और आर्ट ही ऐसा एक सौंदर्य है जिससे आप पूरी दुनिया में खूबसूरती बिखेर सकते हैं। आर्ट के बिना हमारा जीवन, हमारा विकास और हमारा डेवलपमेंट अधूरा है, और आर्ट के माध्यम से ही हम कहीं पर प्रस्तुत होते हैं। प्रवीण जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही कुछ विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं अपनी टीम के साथ। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।